दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मरहूम डॉक्टर अनस के घर वालों से मुलाकात की, उनके साथ इजहार हमदर्दी किया और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। वज़ीर के 26 साल डॉक्टर अनस कोरोना के मरीजों का इलाज करते हुए कोरोना से मुतासर हुए और फिर शिफायाब नहीं हो सके और इस दारेफानी को अलविदा कह दिया। डॉक्टर अनस के वालिद ने कहा कि उनके बेटे ने लोगों की खिदमत करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरे बच्चे भी मुल्क की खिदमत के लिए आगे आते रहेंगे। डॉक्टर अनस हमारे जीटीबी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे। पिछले कई महीनों से जब से कोरोना का संकट आया है तब से वो जीटीबी हॉस्पिटल में लोगों की कोरोना पेशेंट्स की सेवा कर रहे थे और 9 मई को कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते करते उन्हें अचानक कोरोना हुआ और कुछ ही घंटों के अंदर उनका देहांत हो गया। इसका हमें बेहद अफसोस है और इन्हीं की तरह के बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो फ्रंट पे आके लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से आज हम लोग दिल्ली के लोगों को कोरोना से बचा पा रहे हैं और कोरोना से सरकार संघर्ष कर पा रही है। एक जवान बेटा 26 साल की उम्र थी डॉक्टर अनस की, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। 26 साल की उम्र के बेटे को अभी 10 दिन पहले खोया और उसके बावजूद किसी पिता की इस तरह की सोच होना। जब मैंने उनको 1 करोड़ का चेक दिया तो मैंने उनसे कहा कि इसके अलावा कभी भी जरूरत हो तो बताइएगा, तो उन्होंने कहा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं मैं और मेरा पूरा परिवार मुल्क के काम आए, देश के काम आए। मेरा बेटा अनस वो 9 मई को ड्यूटी पे था और लोगों की सेवा करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया। इस पे हमें सब्र करना है, पेशेंस से काम लेना है। लेकिन उन अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने जो मेहनत की है, जो तगदो की है, जो जद्दोजहद की है, मेरी गोकलपुरी में क्लिनिक थी छोटी सी, उसमें मैं अपने बच्चों को पढ़ाता था, लिखाता था, सिर्फ इसलिए कि ये आगे बढ़ जाएं और कौम के और इस कौम के, इस नेशन के, इस मुल्क के काम आए, भारत के काम आए। आज वो मेरा बेटा आज मेरे दरमियान नहीं है और वो खिदमत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया है। मेरे और बेटे हैं, मैं ये चाहता हूं, मेरा एक बेटा, 2 बेटे इंजीनियर हैं और एक बेटा 12वीं में है। मैं ये चाहता हूं कि वो बेटा भी आगे बढ़े और इस मुल्क के लिए खिदमत करे। उन्नाव में पुलिस की बर्बरियत का मामला सामने आया है। उन्नाव के भटपुरी इलाके से ताल्लुक रखने वाला फैसल पुलिस के जुल्म की भेंट चढ़ गया। फैसल लॉकडाउन नाफिज होने के बावजूद सब्जी बेच रहा था। फैसल को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर थाने ला गया था। अहले खाना का इल्जाम है कि फैसल की थाने में पिटाई की गई, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई तो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने फैसल को मुर्दा करार दे दिया। एएसपी शशि शेखर के मुताबिक इस मामले में 2 मुलजमान सिपाहियों और एक होमगार्ड के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बाजार में इसको पुलिस पकड़ी, इसका मारी, मार के थाने लगे। थाने में गए नवान तो उनका मरा मिला, वही मरा मिला उनका। फिर यहाँ अस्पताल यहाँ छोड़ गए। सब्जी बाजार में बेच रहा था, बाजार में सब्जी। कौन बेच रहा था? रहना भटपुरी का है। कौन है आपका? ये कौन है आपका? हमारा भतीजा है वो। तो क्या घटना हुई? सब्जी बेच रहा था बाजार में, फिर पुलिस वाला आया चौधरी और उसको 2-4 जगह खींच के मारा, घिसट के गिर गया। ये बुलेट को बैठा के ये जगह के थाने वहाँ जाके मारा गया उसको। वहाँ मर गया, बेहोश थाने से मर के आया ये। बच्चे की जिसका कोई दोष नहीं था, उसको जो आरोप है कि 2 पुलिस वाले और एक होमगार्ड इसको लाए, मारा पीटी किया। उसके बाद थाने में उसकी तबीयत खराब हुई, अस्पताल ले गए जहाँ पे उसकी डेथ हो गई। इसमें धारा 302 में आईपीसी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जो आपने तहरीर दिया उस तहरीर में एक एक अक्षर उसमें लिखा हुआ है, आपको कॉपी दे दी गई है। लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए आज एक व्यक्ति
पुलिस थाने लाया गया, जिसकी पुलिस थाने पर आकर के तबीयत खराब हुई और उसको तत्काल CSC अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वादी के तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 2 आरक्षी और 1 होमगार्ड को नामजद किया गया है। इनको तीनों को निलंबित कर दिया गया है और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जो दर्दनाक और इंसानियत सोज वाक़या उन्नाव में हुआ, जो फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की मुसलमानों से नफ़रत की एक जीती जागती मिसाल है और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक क्रिमिनल बिहेवियर की एक और मिसाल है कि एक 17 साला गरीब मुसलमान लड़के को जो तरकारी बेचता था, उसको उन्नाव की पुलिस ने मार मार कर उसकी जान ले ली, उसका कत्ल कर दिया। ये इस बात को बताता है कि इन क्रिमिनल पुलिस के ऑफिसर्स को योगी आदित्यनाथ की पूरी सपोर्ट है और बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ताल्लुक़ से नफ़रत भी फैला रही है और मुसलमानों पर पिछले 4.5 साल में जुल्म की इंतहा कर दी। मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि अगर इस लड़के का नाम फजल नहीं होता और इसका नाम विवेक तिवारी होता तो आप क्या करते? आपसे सस्पेंड करते। उन पुलिस वालों को आप उन पर कत्ल का मुकदमा लगाना चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि फजल के इस कत्ल के ऊपर योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ उन पुलिस ऑफिसर सस्पेंड करें, बल्कि उस गरीब मरने वालों के लिए 25 लाख रुपये का इमीडिएटली एक्सग्रेशिया का ऐलान करें। मगर ये नहीं होगा, इसलिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत फैला चुकी है और या तो इस लॉकडाउन में मुसलमान कोरोना से मरेगा या दलित मुसलमान कोरोना से मरेगा या गरीबी से मर जाएगा या फिर पुलिस के मार से मर जाएगा। जम्मू कश्मीर में शिमाल मशरक़ी रियासतों के बाशिंदों के साथ धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। लगभग 2000 लड़के और लड़कियां लेबर के तौर पर काम करने और घरेलू काम अंजाम देने के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेटों से जम्मू कश्मीर लाए गए। गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान चंद निजी एजेंसियों ने नॉर्थ ईस्ट से मजदूरों को यहां काम अंजाम देने के लिए लाया। इस तरह लाए गए ज्यादातर लोगों को एजेंटों ने धोखा दिया है। समाजी कारकुन आकिब भट्ट ने इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार 8 लोगों को बचाया है। काबिल भरोसा जराये से यह खबर आई है। एप्पल का कंपनी बोल के झूठ बोल के लेके आया, फिर इधर लेके हम लोग को बेच दिया। फिर हम लोग को इसे घर का पोछा बर्तन धोना बच्चा संभालना का काम दिया। वापस कर दो बोला तो धमका के लगा दिया काम पे। काम करो, पैसा इतना ज्यादा खर्चा हो गया, ऐसा बोल के धमका के काम पे लगा दिया। हम लोग को झूठ बोल के इधर लेकर आया था कंपनी बोल के, तो लेकर आके इधर हम लोग को बेच दिया था। तो हम लोग को अभी सोहेल भैया लोग ढूंढ के निकला, एजेंट लेकर आया था हम लोग को। क्या क्या काम बोला था हमने? क्या एप्पल का कंपनी का बोल के लेकर आया था। अच्छा, तो यहाँ पर क्या काम दिया फिर? घर का पोछा मारने के लिए वही काम दिया था, मतलब बाथरूम सफाई करने के लिए। हमको बेच दिया, मतलब कॉल करने के लिए बोला मैंने आपको, आकिब भैया और साहिल भैया को कॉल करो। फिर साहिल भैया और आकिब भैया आ गया। हाँ। मेरे जो उधर गाँव पे, जब आकिब भैया और साहिल भैया को मैं देखा रास्ता पे, इतना रोया मैं, इतना रोया। जब वहाँ पे आकर बात किया तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा बोल के सेफ की कंपनी बोल के लाया था इधर पे, लेकिन हम लोग को इधर भेज दिया था लेकर। मैं वापस जाऊंगी ऐसा बोला, तो वो पेनल्टी 50,000 भरने के लिए बोला। तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी, तो मेरे को थोड़ा मारने के लिए धमकाया, तो मैं काम पे वापस चला गया। आज कानपुर में सीएम योगी ने ओहदेदारों के साथ कोरोना की जायजा मीटिंग के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि यूपी में कोरोना केस तेजी से कम हो रहे हैं। वैक्सीनेशन का आगाज बड़े पैमाने पर जून से किया जाएगा। वज़ीर आला ने कोरोना पर फोन में कहा, अद्वियात के काले
लोग हमारी हुकूमत ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐसे लोगों की इमलाक जब्त करने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने कानपुर डिवीज़न में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान किया और उन्होंने कानपुर में कोरोना केसों की कमी पर इंतजामिया के साथ अपने अवामी नुमाइंदों की तारीफ की। उन्होंने महकमे सेहत के हुकाम से तीसरी लहर में वाक़ अस्पतालों के बारे में भी दरियाफ्त किया। हमारा प्रयास है कि सेकेंड वेव को हम 30 मई तक नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल हो जाएंगे। इसके बाद जून में हम लोग वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाने वाले हैं और फोकस करने वाले हैं उन क्षेत्रों में जो लोग महत्वपूर्ण केंद्रों पर बड़े बड़े सेंटर में नहीं आ सकते। वहां पर उनके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वहां पर वेटिंग एरिया, ऑब्जर्वेशन एरिया बना करके और वहां पर उनको वही गांव के पास ही उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई को भी बृहद पैमाने पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार हमें इस मामले में पर्याप्त सहयोग कर रही है, भरपूर वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है। जब पीक पे सेकेंड वेव थी, कुछ लोगों ने उस समय मजबूरी का फायदा उठाने का प्रयास किया और खासतौर पर कुछ जीवन रक्षक दवाओं का कालाबाजारी करने का प्रयास किया। इस मामले में सरकार ने सख्ती की। कुछ लोगों पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारक मंसूर ने एएमयू बरादरी से अपील की है कि वो तरजीही तौर पर कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीन लगवाएं ताकि वो खुद को इस वबा से महफूज रख सकें। अपील में कहा गया कि वैक्सीन लेने में हिचकिचाहट के नतीजे में यूनिवर्सिटी मुलाजिमीन और उनके अहल खाना बड़ी तादाद में कोविड का शिकार हुए, जिसके नतीजे में वबा से मुतासरीन और अमवात की तादाद में इजाफा हुआ। वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने एक बार फिर से पुरजोर अपील करी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टाफ मेंबर्स, उनकी फैमिली, रिलेटिव्स और आम पब्लिक से कि अपने आप को ज़रूर वैक्सीनेट कराएं। टीका आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखेगा, इसका उन्होंने आह्वान किया है। और साथ में ये भी बात कही है कि सारी स्टडीज़ जो है वो इंडिकेट करते हैं कि वैक्सीन जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी भ्रम का शिकार ना हो और अपने को सुरक्षित रखे और अपनों को सुरक्षा प्रदान करे। ये वैक्सीन बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना ज़्यादातर लोगों का ख्वाब होता है। इसी ख्वाब का फ़ायदा उठाकर इन दिनों कुछ शरपसंद अनासर सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं, जहां वो मुसलसल पोस्ट करते हुए दाखिले के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा ही एक पोस्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दाखिले के लिए लोगों से रब्ता किया गया है। तलबा लीडर फरहान जुबैरी ने जब इस पोस्ट करने वालों से रब्ता किया तो हर कोर्स में दाखिला दिलाने की बात कही गई और पैसों का मुतालबा किया गया। जब मैं इंस्टाग्राम चला रहा था तो उस पर एक एडवर्टाइजमेंट आया जिसमें लिखा हुआ था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएँ। तो मुझे लगा कि मतलब क्या है, देखूं मैंने उसे खोला तो उस पर एक नंबर था। मैंने उस नंबर पर कॉल करी तो मुझे लगा पहले कि वो शायद हो सकता है डिस्टेंस में एडमिशन कराने के लिए हो। मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि हम रेगुलर एडमिशन कराएंगे। मैंने कहा किस कोर्स में? बोले सारे में, आपको किस में लेना है? मैंने उनको ऐसे बोल दिया कि मुझे MBA में एडमिशन लेना है। तो MBA में एडमिशन लेने की बात पर उन्होंने बोला ठीक है हम करा देंगे, यूनिवर्सिटी में 2 सीटें खाली हैं। जबकि मैंने कंट्रोल ऑफिस बात करी तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक भी सीट खाली नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि क्या बोलते हैं, जैसे लड़की के लिए एडमिशन लेना है MBA में तो हॉस्टल मिलेगा? तो बोले हाँ हॉस्टल मिलेगा, 20,000 रुपये 1 साल की फीस है, वो आपको जमा करनी होगी। अब उसके बाद में उसने हमसे फ़ोन किया तो हमने फ़ौरन उसको फरहान जुबैरी को बुलाया कि आप प्रॉपर ऑफिस आ जाइए। वो आ भी गए। कोशिशों से कोरोना रिकवरी रेट में भले ही तेजी से इजाफा हो रहा हो, लेकिन रियासत में कोरोना से होने वाली अमवात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासत जारी है। साबिक CM कमलनाथ के जरिए रियासत में कोरोना की वबाई बीमारी से 1 लाख से ज्यादा हुई अमवात को लेकर कल दिए गए बयान पर बीजेपी के जरिए जहां सबूत पेश करने का मुतालबा किया गया था, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के चैलेंज को कबूल करते हुए कोरोना कहर में मरने वालों के नाम और पते के साथ हुकूमत को सबूत पेश करने का ऐलान किया है। रियासत में कोरोना से होने वाली अमवात को लेकर क्या है हुकूमत और अपोजिशन के दावे, आप भी सुनिए। झूठ बोले और लगातार झूठ पर झूठ बोले, ये चिंता की बात है और निंदा की भी बात। कल्पना कर सकते हैं आप, एक का भी प्रमाण उनके पास है तो वो रखें, प्रमाण के साथ रखें। लाशें गिनवाइए। मैं मानता हूं कि 84 के दंगों से सिखों की जो लाशें
उन्होंने गिनवाई थी, उसके बाद से उन्हें आदत होगी लाशें गिनने की। लेकिन अगर गिनवाई है तो करुणा से मरे तो प्रमाण मीडिया के सामने रखना चाहिए, सिर्फ बात नहीं करना चाहिए। दरअसल हुआ यह है कि लगातार शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो जनहितैषी निर्णय लिए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, ये उससे आहत है। कल 1 लाख रुपया हर परिवार को दिया, हालांकि मौत की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन 1 लाख रुपया दिया, अनुग्रह राशि 5 लाख दी, 5,000 रुपया महीने की पेंशन दी, अनुकंपा नियुक्ति, निःशुल्क इलाज दिया। ये आहत है इससे, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, कमलनाथ और इन जैसे ही जो नेता हैं छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, एक भी ऐसी योजना लागू नहीं करवा पाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री विधायक अजय बिश्नोई ने कहा कि आंकड़े छुपा रही सरकार। मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कहा, तो ये तो बीजेपी के लोग ही बोल रहे हैं, इसलिए ये आंकड़े छुपा रहे हैं। और जब हम आंकड़ों की आइडेंटिटी, मध्य प्रदेश में एक जानिब कोरोना और ब्लैक फंगस का कहर जारी है, वहीं दूसरी जानिब आए दिन रियासत में मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए अपने मुतालबात को लेकर की जाने वाली हड़ताल ने हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। महकमे सेहत के 19,000 मुलाजमीन की मरहलावार हड़ताल 17 मई से एक जानिब जारी है और उन्होंने 23 मई तक मुतालबात पूरे न होने पर जहां 24 मई से गैर मुअय्यन मुद्दत की हड़ताल की धमकी दी है। इसी बीच मध्य प्रदेश के आयुष डॉक्टरों ने भी अपने मुतालबात को लेकर हुकूमत को इंतबा दिया। आयुष डॉक्टरों ने अपने मुतालबात को लेकर आज कलेक्टर से मुलाकात और मेमोरेंडम पेश करते हुए 24 मई तक हुकूमत को मसले को हल करने की वार्निंग दी है और मुतालबात पूरे नहीं होने पर 25 मई से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। आयुष डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर तंजीम के सेक्रेटरी डॉक्टर दिनेश कुमार कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं सभी आयुष चिकित्सक हैं, जो करीब 1 साल से ऊपर से हम लोग काम कर रहे हैं कोविड-19 में अस्थायी तौर पर। हमारी 2 सूत्री मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये मांगे करीब आज नई नहीं है, करीब 1 साल से हम लोग दे रहे हैं शासन को, लेकिन इस वक्त कोई ध्यान नहीं दे रहा। मांग हमारी ये है कि जितने भी आयुष चिकित्सक है जो अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं उनको नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत नियुक्ति दें और समान कार्य समान वेतन, और ये मांग हमारी अभी है। और 24 तारीख तक का हम सरकार को दे रहे हैं, अल्टीमेट दे रहे हैं। अगर इस बीच में कोई हमको कुछ। मध्य प्रदेश हुकूमत ने रियासत में ब्लैक फंगस के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए भले ही रियासत में ब्लैक फंगस को वबाई बीमारी के जुमरे में शामिल कर दिया हो, लेकिन रियासत में ब्लैक फंगस के मरीजों के जरूरी इंजेक्शन की किल्लत बरकरार है। रियासत में ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद में जहां इजाफा जारी है, वहीं रियासत में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए जरूरी इंजेक्शन पर सियासत भी अपने शबाब पर है। कांग्रेस ने इंजेक्शन की कमी को लेकर जहां हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं वजीर सेहत का कहना है कि इंजेक्शन की फराहमी का काम जारी है। ब्लैक फंगस को रोकने के लिए जरूरी इंजेक्शन को लेकर कहते हैं सियासी पार्टियों के लीडर। आप भी सुनिए। 3 दिन से नहीं लगे, कभी कहते हैं कि बाग सेवने में कोई हुआ है वहाँ मिलेगा। ये डॉक्टर्स जो डीन जो अधिकृत हैं ये फ़ोन नहीं उठाते, जनप्रतिनिधियों को फ़ोन नहीं उठाते। आम जनता वहाँ गांधी जीवन काल में खाना लेके 24 घंटे बची रहती है। अभी मंत्री जी से मेरी मुलाकात वहाँ हुई थी शमशान घाट में कुछ फ्यूनरल के मौके पे। मैं केसरवानी जी, मैंने कहा भाई विदेशी तो बुलवा लो, लेकिन तुरंत इसका इलाज कराएं। और ये सब इसलिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आया कहाँ से ब्लैक फंगस। मेरी आज अमेरिकन एक डॉक्टर से एक्सपर्ट से बात हुई सुबह, उसका ये कहना है कि छोटे छोटे अस्पतालों को जो परमिट दे दिए थे सरकार ने, उनने जो स्टेरॉइड है वो ज़्यादा मात्रा में लगा दिया कि जल्दी पेशेंट को ठीक करना है, ज़्यादा इस तरह की दवाएं दे दी। इसकी वजह से ये हो रहा है। अगर बैलेंस्ड दिया जाता दवा तो ये सब स्थिति नहीं होती। आज ये महामारी के रूप में आ गया है और निश्चित तौर पर लोग इससे बहुत परेशान हैं और डरे हुए हैं। सरकार को इंजेक्शन तुरंत बढ़ाना चाहिए। सरकार पूरी तरीके से लगातार मुस्तैदी के साथ में लगी हुई है कि एक से जो इंजेक्शन है उसकी पर्याप्त उपलब्धता हो और जैसे जैसे उपलब्धता होती जा रही है उसको कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो जिस तरीके से जो केस डायग्नोस हो रहे हैं। कानपुर शहर काजी हादी अब्दुल कुद्दूस की मीटिंग के नाम पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें सैकड़ों अफराद जमा हो गए, जो मीडिया की सुर्खियां बन गया। जिसके बाद 80 अफराद के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया।
दरअसल कानपुर शहर में लॉकडाउन के वक्त और ईद के मौके पर गोश्त की दुकानें खोलने के सबब माह रमजान की वजह से तयशुदा वक्त के लिए सुन्नी उलमा काउंसिल ने कमिश्नर से मुलाकात की। पुलिस कमिश्नर ने गोश्त की दुकानें खोलने पर इत्तेफाक किया, लेकिन जब गोश्त की दुकानें खोली गईं, कुरैश बरादरी ने भी मुस्लिम कम्युनिटी में काजी अब्दुल कुद्दूस की जानिब से एक बयान जारी किया और कहा कि गोश्त की दुकान शहर काजी ने खुलवाई है। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों जानिब से बयानबाजी शुरू हो गई। इसको लेकर के शहर में इश्तियाल पैदा हुआ मुस्लिम समाज के अंदर ख़ास तौर से, क्योंकि हम शहर काजी हैं, तो सभी हमसे वाकिफ़ हैं, जानते हैं। तो मुस्लिम समाज जो है इकट्ठा होने लगा, उसको लेकर के साहब इन लोगों ने इस तरीके से गलत वीडियो कैसे जारी किया और बदतमीज़ी काजी जी के साथ क्यों की, उसको लेकर के लोग जमा होने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने मना कर दिया, रोक दिया। लेकिन जब मुझे ये खबर मिली, इत्तला मिली कि काफ़ी लोग जमा हो रहे हैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे तो जाना भी नहीं था, मुझे कोई मसला भी नहीं था। लेकिन हम सिर्फ खड़े 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए सिर्फ इसलिए गए कि हम उनको वापस कर दें। आवाम जो मुस्लिम समाज की थी वो, या कुरैशी बिरादरी के जो लोग काफ़ी हद तक जमा थे, वो कोई मुजरिम नहीं है। मेरी बात को सुन करके फौरी तौर पर वहाँ से वापस हो गए। कल कुछ सम्रान लोग आए मेरे पास कुरैशी समाज के, उनसे हमारी मीटिंग हुई, हमारी बातचीत हुई कि आज हम सब मिलकर एक ही तरह कार्य करेंगे और 2 बजे जुमे की नमाज के बाद खुली बाजार चलकर हामिद कुद्दूस साहब से आपको गले मिलाकर और सारे विवाद को दम दिया जाएगा। मैं इसके तैयार था, लेकिन जब मुझे ये मालूम हुआ कि कुद्दूस साहब ने जुमे की नमाज से पहले ये मस्जिद में अनाउंस किया है कि जुमे की नमाज के बाद सबको जमीयतुल रहमान स्कूल कुली बाजार पहुँचना है, तो वहाँ सैकड़ों की भीड़ पहुँच गई। जब हमको ये खबर मिली तो मैंने कहा कि मैं कोरोना काल का उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं इतनी भीड़ में नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं गया। पंजाब के मोगा जिले में कल MiG-21 क्रैश हादसे में शहीद हुए मेरठ के स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी का जसद खाकी आज उनके घर पहुंचा और फिर उनके आबाई वतन पोसार में आखिरी रसूमात अदा की गई। शहीद अभिनव चौधरी का तिरंगे में लिपटा ताबूत जब उनके घर गंगा सागर कॉलोनी पहुंचा तो शहीद फाइटर पायलट के आखिरी दीदार के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। शहीद स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी 2014 बैच के पास आउट थे। शहीद के जसद खाकी के आज घर पहुंचने पर अहले खाना और दोस्त अहबाब के अलावा मकामी लोगों ने भी नम आंखों से शहीद को विदा किया। मुझे नहीं पता घटना क्या हुई है, मुझे सुबह ही फोन आया उनके सीईओ का कि ऐसे प्लेन क्रैश हो गया, बस ये पता मुझे, और कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। कब तैयारी करनी थी? ये भैया 2014 का पास आउट है। अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया ना, क्या रह गया यार। हमारी बच्ची का भी क्या हाल हो रहा है यार, हमारी जो बच्ची साथ में उसके कैसे लेकर आ रही होगी उसे साथ में, अब क्या रह गया यार। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।